अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैफ काज़मी और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन बुखारी। आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है ईस्ट पाकिस्तान फ्रेट्रिसाइड। इसमें हम सानिया मशरक़ी पाकिस्तान के बारे में ज़िक्र करेंगे। डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि क्या ऐसे महरक़ात, क्या ऐसे वाक़यात थे जिनकी वजह से सानिया पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, 1947 में पाकिस्तान बना, भरपूर हिमायत के बाद और बड़ी जद्दोजहद के बाद, और 1971 में दो टुकड़े हो गया। दो ऐसी कौमें जो एक वक्त एक जान थी अलग हो गई। तो क्या 47 से पहले क्या इन कौमों में भी कोई ऐसी अवामिल या कोई ऐसे जरासीम मौजूद थे जिसमें ये दोनों अलग हो सकती थी, या कुछ चीज़ें डाली गई? क्या कहते हैं? नहीं, डेफिनेटली देयर वर साइंस, चीज़ें थी। एक तो चीज़ ये है कि जो बंगाल है ना, अगर आप उसको नक्शे पर भी देखें, वो बाकी बड़े सगीर पाको इनसे थोड़ा सा अलग थलग कोने पे है। मोस्ट हिस्ट्री के पीरियड्स में बंगाल में अलहदा हुकूमतें या अलहदा सल्तनतें रही हुई हैं। इसके अलावा बंगाल यूजुअली दिल्ली से कम ही कंट्रोल होता था। इवन जब वो दिल्ली सल्तनत का पार्ट भी होता था तब भी बंगाल यूजुअली एक मुनफरिद सूबा समझा जाता था। तो बंगाली बाकी बड़े सगीर पाको हिंद से इनका कल्चर भी कुछ डिस्टिंक्टिवली मुख्तलिफ है। दूसरी बात ये कि बंगाली मुसलमानों में ख़ास तौर पे एक चीज़ ये हुई कि उधर हिंदुओं की बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हो गई थी। जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने सिराजुद्दौला को हराया था 1757 में। उस वक्त बंगाल में मुसलमान डोमिनेंट होते थे और सेंटर ढाका होता था। फिर अंग्रेज़ों ने कलकत्ता को सेंटर बनाया और जिस कौम को उन्होंने अपने लिए चूज़ किया अपनी नियाबत के लिए, वो थे हिंदू। बंगाल में हिंदू बहुत ज़्यादा गालिब आ गए और बंगाली कल्चर पर भी बहुत ज़्यादा गालिब आ गए। तो उस चीज़ ने बंगाली मुसलमानों को एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर दिया था। दूसरी तरफ जो वेस्ट पाकिस्तान का मुसलमान था वो उनके मुकाबले में एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार था कि वो कहते हैं ये बंगाली बस ऐसी ही हैं, छोटे छोटे कद हैं और इतने बड़े लिखे नहीं हैं। मौजूद था ये एक थिंकिंग, एक थॉट प्रोसेस वेस्ट में पहले से ही मौजूद था कि बंगालियों को कुछ हल्का लिया जाता था, और बंगालियों में ये शुरू से मौजूद था कि वो इनको देखकर कुछ एहसास कमतरी का शिकार भी होते थे। फिर एक दो और चीज़ें, एक अगर आप पाकिस्तान मूवमेंट को देखें ना, दुनिया में कई किस्म की मूवमेंट्स हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं। एक चीज़ होती है पॉजिटिव एम, एक चीज़ होती है नेगेटिव एम। नेगेटिव एम ये होती है कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि ये बुरी चीज़ ना हो। पॉजिटिव एम ये होता है कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि हम ये अच्छा काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान की मूवमेंट में ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस थी वो नेगेटिव एम की थी कि हिंदुओं को डोमिनेंस हासिल नहीं करने देनी। एक पॉजिटिव एम नहीं था कि हमने एक इस्लामी फलाई रियासत बनानी है, हमने नज़रियाती लोगों को फिर उसमें बढ़ाना भी है। हिंदू डोमिनेशन के ख़िलाफ़ तो हर वो मुसलमान जागीरदार भी था जो अंग्रेज़ों का पिट्ठू था, हर वो इब्नुल वक्त मुसलमान लीडर भी था जिसको नज़र आ रहा था कि हिंदुओं की डोमिनेंस में उसकी दुकानदारी नहीं चलेगी। लेकिन अगर हम पॉजिटिव उसकी तरफ जाते हैं कि पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाई रियासत बनाना है, तो फिर इन लोगों पर भी ज़क पड़ती। जो कायद-ए-आज़म ने भी कहा कि मेरी जेब में सारे सिक्के खोटे हैं। ये खोटे सिक्के लेकर जब चले और सिर्फ नेगेटिव एम लेकर चले, तो जैसे ही फिर पाकिस्तान बन गया ना, तो हिंदू डोमिनेशन वाली बात तो चली गई, लेकिन अब पॉजिटिव एम था नहीं। तो फिर वो जो इनके आपस की कशाकशी थी वो सामने आ गई। उधर भी इब्नुल वक्त लीडर, इधर भी इब्नुल वक्त लीडर। ये एक बहुत बड़ी कॉज थी जिस वजह से फ़ौरन ही पाकिस्तान बनने के बाद नेगेटिव एम चूँकि अचीव हो गया, पॉजिटिव एम कोई था ही नहीं, तो आपस की लड़ाई शुरू हो गई, इक़्तिदार की जंग शुरू हो गई। डॉक्टर साहब, आपने बात की कि पॉजिटिव एम नहीं था, नेगेटिव एम था, ठीक है, लेकिन बंगाल की हमेशा से हरावल दस्ते की तरह की एक नुमाइंदगी रही पाकिस्तान के कंट्रीब्यूशन, पाकिस्तान के बनाने में। आपको पता है मुस्लिम लीग यहाँ से बनी और बहुत ज़्यादा लीडर निकले बंगाल की तरफ से। फिर ये जोश जज्बा भी दिखाया गया, फिर ये इतनी नफरत, इतनी दूरियाँ। हाँ देखिए, जोश जज्बे की, लेकिन अगर आप कॉज देखें ना, तो बंगाल में वो जो नेगेटिव हिंदू डोमिनेशन की एक चीज़ थी ना, पाकिस्तान के जो क़याम का मुतालबा है उसको सबसे कम मकबूलियत जिस सूबे में मिली और जो सबसे एंड पे पाकिस्तान के हक़ में सामने आया वो था शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, इसको हम KPK कहते हैं। क्योंकि KPK में ये नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे कम था। उन्होंने कभी हिंदू डोमिनेशन ज़िंदगी में देखी ही नहीं थी, तो वो इसको इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं देते कि हिंदू हमारा क्या कर लेगा, हमारा हिंदू कुछ नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा जिस सूबे ने हिंदुओं के वार सहे थे बड़े सगीर पाको हिंद में मुसलमानों के, वो बंगाल था। बंगाल पे हिंदुओं ने एक जबर का निज़ाम एक लिहाज से कायम कर रखा था सूबे के अंदर, और मुसलमान उसमें लोएस्ट ऑफ द लो होता था उस सोशल सेटअप में। अब आप एक मिसाल ले लेना, बड़ा मशहूर वाक़या कि 1905 में बंगाल की तकसीम हुई है, यूनाइटेड बंगाल सूबे की। मशरक़ी बंगाल अलहदा कर दिया गया। मशरक़ी बंगाल मुसलमानों का इलाका था, उसमें मुसलमान मेजॉरिटी थी, 80% मुसलमान होते। हिंदुओं ने हर किस्म की तहरीक चलाई, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे इंटेलेक्चुअल से लेकर
तिलक जैसे हिंदू सियासी लीडरों तक हर बंदे ने कहा कि ये तो जुल्म हो गया है, तो ज़्यादती हो गई है हमारे साथ, ये तो हम मानेंगे ही नहीं। 6 साल उन्होंने इतनी रिलेंटलेस तहरीक चलाई कि अंग्रेज़ घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। मुसलमानों की ना कोई सियासी ऑर्गेनाइजेशन थी, ना कोई तालीमी कुव्वत ऐसी थी, वो रजिस्ट कर ही नहीं सके। हिंदुओं ने डोमिनेंस अपनी दोबारा पूरे बंगाल असर्ट कर ली कि उनका पॉइंट ये था कि मशरकी बंगाल हमारे तसल्लुत से निकला क्यों। फिर एक और मज़े का वाक़या सुनाता हूँ। ये वाक़या डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन साहब ने अपनी बुक में लिखा है, जो कि बंगाली इंटेलेक्चुअल हैं, और मुसद्दिक़ा वाक़या इसके बहुत सारे और भी सोर्सेज हैं कि जब 1911 में तनसीख हो गई, मनसूख कर दिया पार्टीशन ऑफ बंगाल को और दोनों बंगाल इकट्ठे कर दिए, मुसलमानों का सूबा उनसे छीन लिया गया, तो बंगाली मुसलमानों की अशक शोई के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम इनको एक यूनिवर्सिटी बना कर देंगे। वफद चला गया कांग्रेस के हिंदू लीडर्स का कि यूनिवर्सिटी ढाका में क्यों, नहीं बननी चाहिए। तालीम की भी मुखालफत के बंगाली मुसलमान पढ़ भी ना सके, वो हमारे आगे खड़ा कभी हो ही ना सके, वो सिर्फ हमारी फसलों पर मुजारा बने, हमारी फैक्ट्रियों में लो पेड वर्कर हो, ये उसका काम है। वो पटसन उगाए, हमारी फैक्ट्रियों में जाकर उसके मटेरियल्स बने, सारा प्रॉफिट हम कमाएं, वो डूबता रहे सैलाबों में ईस्ट बंगाल में। इस तरह की जो नफ़रत थी और इस तरह का जो हिंदुओं ने एक लिहाज से बंगाली मुसलमानों की गर्दन पर मुसलसल टांग रखी हुई थी, उस वजह से पाकिस्तान के मुतालबे की अफादियत सबसे पहले मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में बंगाली मुसलमानों को फील हुई, और वो पाकिस्तान के सपोर्ट में आए, उनका रैंक एंड फाइल भी आया। लेकिन अवाम का जोशो जज्बा वक्ती होता है, ये लीडर्स होते हैं जो कि सस्टेन्ड थेरी की बेस पर एक मूवमेंट क्रिएट करते हैं। लेकिन लीडर्स थे AK फजलुल हक टाइप, तो उसके बाद फिर हुआ एग्जैक्टली है कि जब पाकिस्तान अचीव हो गया तो फिर बहुत ही एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो ईस्ट बंगाल में नज़र आना शुरू हो गया। डॉक्टर साहब 47 के वक्त आपको पता है 47 में पाकिस्तान आज़ाद हो गया था, लेकिन उससे पहले भी आपको पता है एक तहरीक चली थी जिसमें यह था कि इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान, और बंगाल को भी खुद मुख्तार रियासत का दर्जा देने के लिए, जिसमें काफ़ी बड़े लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया, आपको पता है ये बात। वो चल नहीं सकी, वो अप्रूव नहीं, उसकी मुखालफत भी हुई। क्या किन लोगों ने वो तहरीक चलाई थी, कौन थे? असल में ना इसके लिए एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि कांग्रेस ने जब डिमांड की ना 47 में कि अब पाकिस्तान तो बन रहा था, उन्होंने कहा कि फिर पंजाब और बंगाल की भी तकसीम हो ना। अगर इंडिया तकसीम हो रहा है कि पूरे इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी है लेकिन कुछ इलाकों में मुसलमान मेजॉरिटी है, तो फिर ये इतने बड़े सूबे भी तकसीम करेंगे। पूरे पंजाब में बेशक मुस्लिम मेजॉरिटी है लेकिन पंजाब के कुछ हिस्से में गैर मुस्लिम मेजॉरिटी है, बंगाल के कुछ हिस्से में गैर मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो अलहदा करें मगरबी बंगाल को। और उसमें यह लग रहा था कि माउंट बैटन की मिली भगत की वजह से कलकत्ता का शहर इंडिया में चला जाएगा। तो उसमें जो हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे, जो बंगाल मुस्लिम लीग के लीडर थे, बाद में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भी बने, उन्होंने कहा कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि पाकिस्तान बन जाए, जो वेस्ट पाकिस्तान है, इंडिया भी बन जाए, बंगाल को तोड़ा ना जाए बल्कि उसको एक तीसरी रियासत बना दिया जाए। क्योंकि बंगाल की एक लिहाज से वही वाली बात है कि एक हिस्ट्री भी बड़े सगीर पाको इनके पैरेलल भी चलती रही है। तो ये 47 में हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब ने स्कीम फ्लोट की। और इंटरेस्टिंगली जो बंगाल के हिंदू लीडर थे कांग्रेस के, सराद बोस, वो भी उनके साथ थे कि ये ठीक है। उनके एम्स डिफरेंट थे। सोहरवर्दी का ख्याल था कि यूनाइटेड बंगाल में 58% मुसलमान होंगे तो हमारी इजारादारी होगी। सराद बोस इस कॉन्सेप्ट में थे कि हम हैं तो 40%, लेकिन हम डोमिनेंट हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम ब्यूरोक्रेसी में हर जगह हैं, तो इस स्टेट को हम डोमिनेट करेंगे। कायदे आज़म को जब ये बात सोहरवर्दी साहब ने बताई तो कायदे आज़म ने कहा ओके गो फॉर इट। माउंट बैटन पेपर्स में लिखा है कि माउंट बैटन से डिस्कशन में कायदे आज़म ने कहा माउंट बैटन को कि हाँ वो हमारे साथ फ्रेंडली होंगे, वो मुस्लिम मेजॉरिटी है, वो एक सब्सिडियरी पाकिस्तान ही होगा और वहाँ के मुसलमान जो हैं वो एक डेमोक्रेटिक मुल्क बनाएंगे और मुसलमानों पर कोई इस्तेसाल उधर नहीं होगा, हमारे साथ फ्रेंडली होंगे। फिर दूसरी चीज़ ये कि कायदे आज़म का ये भी पॉइंट था, कायदे आज़म वो वाक़या बयान किया था ना कि जब सोहरवर्दी साहब ने कायदे आज़म से कहा तो कायदे आज़म मुस्कराए। कायदे आज़म ने कहा कांग्रेस वाले लेकिन कभी नहीं मानेंगे, और हुआ भी वही। नेहरू और पटेल ने तो साफ इनकार कर दिया। पटेल ने कहा ये तो एक साजिश है, हमने अपना बंगाल अलहदा करना और पाकिस्तान को मज़ा चखाना है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखिए, 1905 में बंगाल जब अलहदा हुआ ना तो हिंदुओं ने कहा बंगाल के टुकड़े कर दिए, ये तो बहुत ज़्यादती हो गई है। 1947 में वही हिंदू कह रहा है नहीं 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 नहीं, नहीं लाजमन बंगाल के टुकड़े करने हैं, क्योंकि अब हिंदुओं को फ़ायदा हो रहा है उसकी तकसीम का, मुकम्मल तौर पर एक कम्यूनल माइंडसेट नज़र आता है। फिर उसके बाद जो है गांधी जी वो पहुंच गए जी तस्फिया कराने का जी यूनाइटेड बंगाल बड़ी अच्छी चीज़ है। ये बात चौधरी मोहम्मद अली ने अपनी बुक इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान में लिखी। उन्होंने कहा लेकिन जो मुत्तहिदा बंगाल की आप रियासत बना रहे हैं ना, उसमें ये आइनी प्रोविज़न होनी चाहिए
कि हर वो फैसला जिसको 2/3 हिंदुओं की हमायत हासिल ना हो वीटो कर दिया जाए। ठीक है। 2/3 यानी मुसलमानों की तो बेशक मेजॉरिटी पर काम चल जाए, हिंदुओं जब तक 2/3 नहीं मानेंगे, तब तक हिंदुओं की मिनॉरिटी को मेजॉरिटी जब तक ना बनाया जाए, हम यूनाइटेड बंगाल नहीं मानते। और ये वो गांधी जी थे जो मुसलमानों को यूनाइटेड इंडिया में तो कोई आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने के मूड में नहीं होते थे। वो तो कहते ये तो जी फ़िरका वारियत फैल रही है, भारत माता के टुकड़े हो रहे हैं। अब लेकिन उन्होंने जो सेफ गार्ड लगाया, क्या गांधी जी अगर यूनाइटेड इंडिया में मुसलमानों को यह सेफ गार्ड देते तो कायदे आज़म पाकिस्तान का मुतालबा भी ना करते। लेकिन यह आपको हिंदू लीडरशिप की एक टू फेसेडनेस की एक मिसाल नजर आ रही है इस यूनाइटेड बंगाल स्कीम में। और एग्जैक्टली हिंदुओं ने तो साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, आप लो अपना ईस्ट पाकिस्तान, हम लेंगे कलकत्ता, हम सारे रेवेन्यू भी कंट्रोल करेंगे, आप जाओ। अब और उनका तो पॉइंट ये था कि पाकिस्तान 1 साल से ज़्यादा तो चल ही नहीं सकता, वो यही चालें इस वक्त चल रहे हैं। मेरा अगला सवाल डॉक्टर साहब, आपने जिक्र कर दिया 47 में जब बंगाल की इकोनॉमी का मेन शहर कलकत्ता जो है वो बग़ैर किसी रायशुमारी के इंडिया में शामिल कर दिया गया था। इसमें आपको पता है मशरक़ी पाकिस्तान पे बड़ा बुरा असर पड़ा, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बड़ा, तो क्या असरात निकले डॉक्टर साहब? देखिए, कलकत्ता में 90% इंडस्ट्री कलकत्ता और उसके गिर्द इलाके में सेंटर्ड थी। 95% लेबर फोर्स वेस्ट बंगाल में थी, जो कि लेबर फोर्स से मुराद है कि 95% फैक्ट्रीज वेस्ट बंगाल में थी। ईस्ट पाकिस्तान में टोटल 5% टोटल बंगाल का इंडस्ट्रियल आउटपुट, सारा कुछ कलकत्ता में सेंटर था। अब कलकत्ता के शहर में मुसलमान टोटल 25% थे, लेकिन उधर जो लोअर कास्ट हिंदूस थे ना, शूदर वगैरह, उनके साथ मुसलमानों के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और वो सारे अपर क्लास हिंदुओं के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने पर आमादा थे। तो एक बड़ा ख़तरा था कांग्रेस को कि अगर रायशुमारी होगी पाकिस्तान के हक़ में वोट चला जाएगा। एक बंगाली लोअर कास्ट हिंदू मुस्लिम लीग की तरफ से मिनिस्टर भी थे इंटरिम गवर्नमेंट पे 1946 में जो गोरों ने बनाई थी। तो उन दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान काफ़ी गठजोड़ था, लोअर कास्ट हिंदूज़ और बंगाली मुसलमानों के दरमियान कलकत्ता में। कलकत्ता कुड हैव गॉन टू पाकिस्तान अगर प्लेबिसाइड होता। और ये बात मानी बाद में सरदार पटेल ने, जो कि भारत के पहले इंटीरियर मिनिस्टर और बड़े मुसलमान मुखालिफ इंसान थे, उन्होंने 1950 में तकरीर करते हुए कहा हमने पार्टीशन माना इस शर्त पे था कि कलकत्ता किसी सूरत इंडिया से बाहर नहीं जाएगा। मैच पहले ही माउंटबेटन ने बंगाल में भी फिक्स कर लिया। पंजाब में उसने गुरदासपुर की बेईमानी करके कश्मीर का मसला छोड़ा था। यहाँ पर उसने कलकत्ता इंडिया को देकर पूरी कोशिश की कि ईस्ट पाकिस्तान सरवाइव ही ना कर सके। और हुआ क्या, ईस्ट पाकिस्तान का जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था वीज़ा वी वेस्ट पाकिस्तान, वो कलकत्ता के ना होने से और बढ़ गया कि उनके जहन में था कलकत्ता के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है, हमारी कोई इकॉनमी नहीं है। इंटरविंग डिस्पैरिटी जिसका बहुत ज़्यादा गलगला रहा पाकिस्तान के पहले 24 साल, मेन वजह यह बताएगी बंगालियों की अलहदगी की कि दोनों विंग्स में बहुत डिस्पैरिटी है। अगर कलकत्ता ईस्ट पाकिस्तान में आ जाता मुनसिफाना तरीके से तो ये इंटरविंग डिस्पैरिटी होती ना इतनी। जब पाकिस्तान में ना ह्यूज डिस्पैरिटी थी, अगर कलकत्ता पाकिस्तान में था ना होती। फिर कलकत्ता बंगाल का कल्चरल सेंटर भी था, वहाँ पर सारे वो यानी कि एक लिहाज से वो जगह जैसे पंजाब में लाहौर को जो हैसियत हासिल थी ना पंजाबियों के लिए, कलकत्ता वो है। हर गाना कलकत्ता के बारे में, सारा जो है फिल्म इंडस्ट्री से लेकर फ़नून लतीफ़ा, हर चीज़ मैगजीन्स कलकत्ता से निकलते हैं। अब वो सेंटर पॉइंट हिंदुओं के पास है। हिंदुओं के पास पहले दिन से मशरक़ी पाकिस्तान के बंगालियों को गुमराह करने के लिए एक प्रोपेगेंडा पोस्ट है, एक सेंटर पॉइंट है, जो कि उनको कभी ना मिलता अगर ये शहर पाकिस्तान में जाता। तो इस वजह से पाकिस्तान को और मशरक़ी पाकिस्तान को पहले दिन से जक लगाने के लिए मैच फिक्स करके कलकत्ता उनको दिया। डॉक्टर साहब, करारदाद पाकिस्तान 1940 में लाहौर के पहले मंटो और अब इकबाल पार्क में हम कहते हैं हुई। इस करारदाद को आपको पता है शेर बंगाल मौलवी फजल हक साहब ने पेश की थी, लेकिन इस करारदाद की एक बात लोगों तक, शायद कुछ लोगों तक मौजूद भी है, पता भी हो कि इस करारदाद में 2 मुस्लिम रियासतों का जिक्र किया गया था। एक मुस्लिम रियासत जो कि वेस्ट पाकिस्तान थी और एक ईस्ट पाकिस्तान थी। ये बात उस वक्त करारदाद में पेश हुई, इसकी हिमायत भी हुई, मानी भी गई। उसके बाद ये जो शेर बंगाल थे, ये वाहिद आदमी थे जो मुखालिफत में चले गए थे पाकिस्तान की। हाँ, 1 साल बाद ही 1 साल बाद गए थे। क्या वाक़यात थे? और ये करारदाद में बहुत क्लियरली लिखा है इंडिपेंडेंट स्टेट्स प्लूरल इन द नॉर्थ वेस्टर्न जोन, जो कि अभी पाकिस्तान है, एंड द नॉर्थ ईस्टर्न जोन, जो कि अभी बांग्लादेश है। करारदाद में क्लियर था कि 2 रियासतें होंगी, लेकिन आगे मुसलमानों का कंसेंसस ये हो गया था कि एक ही होगी। ठीक है। 1946 में दिल्ली में जो प्रपोजल दिया था मुस्लिम लीग की मीटिंग में, बंगाली लीडर हुसैन शीद सोहरवर्दी ने दिया था कि एक रियासत होगी। उसके पीछे जो अवामिल थे वो ये थे कि एक तो कॉन्सेप्ट ये था कि मुस्लिम वर्सेस हिंदू है,
तो वो चाह रहे थे कि बाद में जो भी हम आपस में तस्फिया हो सकता है, लेकिन अभी मुसलमानों का यूनाइटेड फ्रंट ज़रूरी है, तो एक रियासत की जो एडवोकेसी है बेहतर होगी। दूसरी चीज़ है कि ईस्ट पाकिस्तान बिल्कुल कटा हुआ है और 3 तरफ से भारत से सराउंडेड भी होना था उसने, उसका डिफेंस ही नामुमकिन नज़र आता था वेस्ट के बगैर। तो ये था कि वेस्ट पाकिस्तान के साथ ईस्ट पाकिस्तान की शमूलियत से एक डिफेंस का भी ढारस बंधेगी। ये रीज़न दुरुस्त थी या गलत, इस पर बहस बाद में हो सकती है, लेकिन एक ये कॉन्सेप्ट था कि जैसे कि हुआ भी कि जब पाकिस्तान बन गया तो हैदराबाद जो इंडिया से सराउंडेड था, पाकिस्तान से उसका कोई लिंक नहीं था, उसको इंडिया ने दबोच लिया, जूनागढ़ को भी दबोच लिया। तो इंडिया इसी तरह ईस्ट पाकिस्तान अगर अलहदा होता पाकिस्तान से तो उसको भी दबोच सकता था, क्योंकि जो आर्मी थी ना सारी यूनाइटेड इंडिया आर्मी में जो मुसलमानों का था फोर्स, वो सारी वेस्ट पाकिस्तानी थी, ईस्ट पाकिस्तानी फ़ौज में कोई इतने नहीं थे। तो इनिशियली एटलीस्ट 47-48 में उनके लिए इंडिया के ख़िलाफ़ डिफेंस करना शायद इम्पॉसिबल होता, इंडिया उनको दोबारा फतह भी कर सकता था। और जहाँ तक बात है फजलुल हक साहब की, फजलुल हक साहब बंगाल के बड़े पॉपुलर लीडर थे और उनकी ज़ात में जैसे कहा जाता है ना अक्ल वालों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं कि एक इंतहाई, यानी कि उनके बारे में जो यूज़ होती है लिंगो, जो कि एक उनके गवर्नर ने भी यूज़ की कि इस बंदे का कोई सियासी दीन ईमान नहीं है, कहीं भी फिर जाता है। पहले वो लखनऊ पैक्ट के स्पॉन्सर्स में शामिल थे 1916 में कायद आज़म के साथ, फिर अचानक सख्त मुखालिफ हो गए। फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, वो रिपोर्ट थी जिसको सारे मुसलमानों ने रिजेक्ट किया कि ये मुसलमानों के साथ ख़िलाफ़ है, मुसलमानों को इसमें कोई आइनी तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए गए। फजलुल हक ने वो सीने से लगा ली। फिर उसके बाद फजलुल हक ने 1940 में करारदाद पाकिस्तान ख़ुद पेश की और कहा मैं मुसलमान पहले हूँ, बंगाली बाद में हूँ। मुस्लिम लीग बनी बंगाल में, हम तो अलहदा मुस्लिम रियासत के लिए किसी हद तक भी जाएंगे और हिंदू को मस्ती करेंगे, हम उनको देख लेंगे। 1 साल बाद ही वो कहने लगे बंगाल के लोगों पर दूसरी अथॉरिटी नहीं चल सकती, मैं बंगाल का मुहाफ़िज़ हूँ। यानी आप देख रहे हैं ना मुसलसल मुनाफ़क़तें और यू टर्न। मकसद सिर्फ एक था कि उनका पॉइंट सिर्फ ये था कि किसी तरह मेरे पास चीफ़ मिनिस्टरशिप की कुर्सी रहे, मुझे इक़्तिदार मिलता रहे। 1940 में वो मुस्लिम लीग के साथ कोalition मिनिस्ट्री में थे, वो मुस्लिम लीग का मेंबर नहीं बने थे, उनकी एक अपनी पार्टी थी क्राशिक प्राजा पार्टी, उसकी 58 सीट्स थी, मुस्लिम लीग की 60 सीट्स थी, कोalition गवर्नमेंट थी। 1941 में जब जंग-ए-अज़ीम अव्वल शुरू हुई ना, तो ये वायसराय की काउंसिल में चले गए कायद आज़म के एडवाइस के ख़िलाफ़। तो कायद आज़म ने बहुत बुरा माना, एक्सप्लेनेशन मांगी आप क्यों गए, हम मुस्लिम लीग की पॉलिसी के खिलाफ क्यों जा रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, उन्होंने कांग्रेस से डील करके मुस्लिम लीग की पीठ में छुरा घोंपा, कांग्रेस की मदद से वज़ीर आला बरकरार रह गए। तो कायद आज़म ने कहा अब इस बंदे को मैंने पार्टी में नहीं रखना और इस पर मुस्लिम लीग में शमूलियत बैन है। फिर हुआ क्या, 43 में कांग्रेस से भी उनकी खटपट हो गई, अंग्रेज़ों से भी हो गई, उनको इक़्तिदार से जाना पड़ा। अब वो सारा वक्त हाथ पाँव मार रहे थे किसी तरह वापस आए, तो उन्होंने कायद आज़म की बड़ी मिन्नतें की कि मुझे वापस ले लें। लेकिन मुस्लिम लीग का स्टार उस वक्त राइजिंग हाई था, बंगाली मुसलमान पाकिस्तान के साथ थे। कायद आज़म को पता था कि इस वक्त तो मैं खंबे को भी टिकट दूंगा उसको वोट मिलेगा, तो उन्होंने फजलुल हक को कहा नो, उन्होंने आप ट्रेचरस हैं, आपने ट्रेचरी किया, आपने गद्दारी किया, आपको हम नहीं लेंगे। फजलुल हक ने उसके बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रीट्रिक बेहतरा बदल के और तेज़ कर ली, पाकिस्तान और कायद आज़म को सही करके उन्होंने तनकीद और गालियों का निशाना बनाया। लेकिन सीटें टोटल 3 मिली, 114 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। मज़े की बात है बंगाल जैसे सूबे में जिसमें नॉन बंगाली को अच्छा कभी भी नहीं समझा आता ना, 10 नॉन बंगालियों भी अपनी सीट्स पर इलेक्ट हुए मुस्लिम लीग के टिकट पर, सिर्फ इसलिए कि कायद आज़म ने बहुत बड़ी फतह थी और फजलुल हक जैसे लोग तो रह गए। लेकिन इनका पॉइंट ये था, ये लोग ज़ाती तौर पर पॉपुलर थे। फिर जब मशरक़ी पाकिस्तान बन गया तो इन्होंने बड़ा एडवांटेज उठाया नई सिचुएशन का और पाकिस्तान मुखालिफ, फिर इन्होंने अपनी हरकतें शुरू कर दी। लेकिन इस तरह के ये लीडर थे। एक वाक़या बताता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके ज़हन में क्या तसव्वुरात थे मेरिट और एवन प्रिंसिपल के। कि एक इनके भांजे थे यूसुफ अली साहब। यूसुफ अली साहब मैट्रिक पास थे और वो चाहते थे कि उन्हें चीफ़ इंस्पेक्टर लगा दिया जाए रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का, हाई पोस्ट। तो जो हिंदू सेक्रेटरी था उसने कहा इनकी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, इनको नौकरी नहीं मिल सकती। तो फजलुल हक ने बात की अंग्रेज़ गवर्नर से। अंग्रेज़ गवर्नर उस वक्त चाह रहा था कि कांग्रेस के ख़िलाफ़ फजलुल हक को सपोर्ट करे, उसने उसकी अपॉइंटमेंट करा दी। उस पर बड़ा शोर हुआ। असम्बली में एक अपोजिशन मेंबर ने कहा यूसुफ अली की क्वालिफ़िकेशन आखिर क्या है। तो फजलुल हक अपनी सीट से खड़े हुए, ने कहा उसकी क्वालिफ़िकेशन बहुत बड़ी है और यही काफ़ी है, वो बंगाल के चीफ मिनिस्टर फजलुल हक का भांजा है, काफ़ी। तो इस टाइप की वो लीडरशिप फराहम करते थे फजलुल हक साहब। उन्होंने बहुत यू टर्न बदले,
वो यानी कि एक किसी टाइप की कंट्रोवर्शियल शख्सियत है। 46 में मुंह की खानी पड़ी, 46 में मुंह की खानी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने कम बैक भी की, उसको हम आगे डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया डॉक्टर साहब। व्यूअर्स, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम जिक्र करेंगे किस तरह बंगाली ज़बान और उर्दू ज़बान के दरमियान जो तनाज़ा खड़ा हुआ वो काफ़ी खुरेजी तक पहुँचा। देखते रहिए ईस्ट पाकिस्तान फ्रेटरी साइड। थैंक यू।